हमारे साथ रीना जी भी हैं और साथ ही माया जी भी मौजूद हैं। रीना जी, मैं आपके पास जल्दी से आती हूं क्योंकि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई उसमें बार बार ये कहा गया कि जो विधेयक पेश किए जा रहे हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। चूंकि आप एक संविधान विशेषज्ञ हैं, स्ट्रेट सवाल मेरा आपसे है कि ये कैसे संविधान विरोधी है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आज इस मुद्दे पे जो मुझे आपने मेन भूमिका देने के लिए बोला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो आज ये सब लोग मिस गाइड और मिसलीड कर रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन आने से ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग गलत इसका इस्तेमाल हो रहा है या उस पर इम्पैक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ही आप देखेंगे आर्टिकल 14 में पहले ही महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में, उसमें कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको केंद्र सरकार अपना लाके उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। इसमें कहीं भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है डिलिमिटेशन परिसीमन सरकार का अधिकार है, वो कर सकती है, उसमें दिया गया है राइट। किसी का उसमें क्या कोई ऐसा क्लॉज है कि इस सेंसस के हिसाब से होना चाहिए, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से होना चाहिए या इस सेंसस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई क्लॉज है क्या? नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। देखिए, जो भी कोई चीजें होती हैं वो आपके वर्तमान पे डिपेंड करती हैं। अगर आप उसको 1801 में अगर लेके जाएंगे तो उस समय की जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से इंप्लीमेंट हुआ, 2001 में जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से हुआ। आज 2026 में हम बैठे हैं, हम रुक कर रहे हैं 2040 का। तो हमारी जो इसकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा या जो उस पर काउंटिंग होगी या जो भी उस पर इंप्लीमेंट होगा वो आज की जो जनसंख्या है, जो भी जनगणना है उसके हिसाब से होगा। और मेरा मानना ये है कि जैसे कोई भी भागीदारी आज अगर आप देखेंगे कि अभी तक हमारी भारतीय महिलाओं की भागीदारी केवल कितनी थी, 8% थी। अगर इसको 8% बढ़ा के 33% कर दी जाएगी तो अगर आज हम लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे बैठेंगे तो जो भागीदारी आएगी और उसका नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी 14% से 33% होगी तो इसमें किसको समस्या हो सकती है? हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से दे दिए गए, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, दक्षिण में कोई भी इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा जैसे कि बातें की गई, डीलिमिटेशन को आधार बनाकर सरकार सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, चुनावों में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, टाइमिंग ऐसी है। ये तमाम बातें विपक्ष ने कह दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी यह है कि प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग देखकर यह समझ में आता है कि आगे इसे लेकर अब एक पूरी चर्चा सदन में आज देखने को मिलेगी। कितना बड़ा गेम चेंजर पर्सपेक्टिव आज ये भारत देश के लिए, क्योंकि महिला रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इस बिल के पास होने के साथ भारत बन जाएगा। देखिए पूर्णिमा, दो तरीके का आपने पर्सपेक्टिव की जो बात की वो दो तरीके की है। एक पर्सपेक्टिव तो है कि भारत देश की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा, ये अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा ये। और अब तक की सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिन महिलाओं को डिपेंडेंसी होती थी राजनीति के माध्यम से, जैसे आज भी होती है कि 10,000 रुपए दिए जाते हैं, उस डिपेंडेंसी से मुक्त करने की कोशिश है। वो खुद बिल बनाएंगी, खुद रिफॉर्म्स लाएंगी, खुद बदलाव कर सकती हैं। लेकिन जो उसका रास्ता है उसमें राजनीतिक गलियारे भी आ रहे हैं या राजनीतिक पगडंडियां भी आ रही हैं। अब दो बातें, पहला तो सरकार का रुख समझ लेते हैं। सरकार का जो पहला बिल आया था वो 334 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके लिहाज से कहा गया था कि पहले 2026 में होगा सेंसस, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन और उसके बाद महिला आरक्षण, यानी महिला आरक्षण देते देते 2034 आएगा। जैसे कि एक देश एक चुनाव भी 2034 में ही पूरी तरीके से लागू होगा। तो फिर सडनली एक बदलाव आता है और उस बदलाव में कहा जाता है कि लेटेस्ट जो सेंसस है उसके लिहाज से कर दिया जाएगा, जो कि 2011 है। अब दो तरीके की मंशा है। एक तो ये है कि जल्द से जल्द महिलाओं को उनकी भागीदारी का हिस्सा या उनका हक दे दिया जाए, और ये अच्छी बात है कि जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है। हालांकि ये बात अलग है कि सवाल ये उठते हैं कि उनके अंदर निर्मला सीतारमण ही 30 लोगों की कैबिनेट में इकलौती महिला है, पर बीजेपी का जवाब है कि हमने तो राष्ट्रपति महिला बनाई। ऐसे तमाम तरीके की बातें। लेकिन ये तो आपने देख लिया पूर्णिमा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक कि बिल लागू नहीं होगा वो हकदार देती नहीं है। इतने सारे पार्टियों ने टिकट वितरण किए हैं कई सारे राज्यों में, लेकिन 33% टिकट वितरण महिलाओं को नहीं किए। अब बात आती है विपक्ष की। विपक्ष ये कह रहा है कि 16, 17, 18 को क्यों
पहला सवाल। जब बंगाल में चुनाव हुए तो ये कार्रवाई 2029 तारीख के बाद भी हो सकती थी। दूसरी बात है कि क्यों हम नए सेंसस का इंतजार नहीं कर रहे, जब आपका पहला बिल, आपका खुद का, सरकार का खुद का पहला बिल ये कहता था कि 2029-26 के बाद जो सेंसस आएगा उससे डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि 2011 से अब तक में तो बहुत सारा तो बदल गया है जनगणना। फिर सर विपक्ष का मानना है कि तब तक तो ओबीसी भी आ जाएगा, यही है कैच। अब तक तो ओबीसी जाति जनगणना भी आ जाएगी, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी आबादी, क्योंकि अभी तो आप SC/ST को आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी को नहीं दे रहे। तो दोनों सभी देखिए फिलहाल ये बहुत अच्छा मूव है, और इसपे आज अच्छी बात यह है सरकार के लिए कि अगर ये बिल गिर जाएगा कल की वोटिंग, तो ये नैरेटिव साफ हो जाएगा कि विपक्ष कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, और ये बिल पास हो जाएगा तो भी के लिए अच्छा है। देश भर में, दुनिया भर में मैसेज हो जाएगा कि सिर्फ बीजेपी इतनी जिन्होंने महिलाओं को सशक्त। ठीक है अदिति, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल ये है, नंबर गेम क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से नंबर गेम को अगर हम देखेंगे तो लोकसभा में तो काफी पक्ष में सरकार के जाता है, लेकिन राज्यसभा में क्या कोई चुनौतियां सरकार को देखने को मिलेंगी? देखिए, लोकसभा में भले ही सरकार के पक्ष में जाता है, लेकिन 2/3 बहुमत एक बड़ी बात है। तो 2/3 बहुमत सरकार बैक चैनल से बात की है और इसीलिए लेके आई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि 2/3 बहुमत मिल जाएगा। इसीलिए विपक्ष में खींचतान चल रही थी जब टीएमसी ने कहा कि हमारे तो केवल 5 सांसद ही आएंगे। तो उसमें नजर आ रहा था कि जैसी संख्या कम हो जाएगी तो आपके नंबर गेम में भी इम्पैक्ट आएगा। तो जाहिर तौर पे इसीलिए मैंने कहा कि अगर गिर भी जाएगा तो भी बीजेपी के नैरेटिव क्लियर है, और बिल पास भी हो जाएगा तो भी, तो जीत दोनों केस में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। यहाँ पर सवाल टाइमिंग को लेकर है, और उस टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, और साथ ही ये भी कह रही है कि इसको रिफॉर्म से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखना चाहिए, और साउथ के राज्यों को इसका नुकसान होगा। और साउथ में क्योंकि अभी चुनाव भी तमिलनाडु में होने हैं, उससे पहले ऐसा लगता है कि डीएमके ने इसे एक बहुत मेजर इशू अपने चुनावी कैंपेन्स में इस वक्त बना रखा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आदित्य, आपका शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अरुणा आचार्य हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में प्रियंका राणा जी ने हमें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ज्वाइन इन किया है, और माया जी जी हमारे साथ पहले से ही मौजूद है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। नेहा बग्गा, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और प्रस्ताव को लेकर, और अब जाहिर है कि आगे चर्चा बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से बार बार इसे सोशल इंजीनियरिंग बताया जाना, इसे रिफॉर्म के तौर पर ना देखना, टाइमिंग पर सवाल खड़े करना, यह कहना कि सरकार के सत्ता कब्जाने की यह कोशिश है। इन सब के बाद एक सवाल उठता है कि जब भारत किसी ऐतिहासिक कदम की तरफ बढ़ रहा है, जब दुनिया में महिला रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से सबसे मजबूत देश भारत बन जाएगा संवैधानिक लिहाज से इस बिल के पास होने के साथ, तो क्या विपक्ष के साथ इसमें सर्वसम्मति की जरूरत सरकार को महसूस नहीं हुई? पूर्णिमा, सवाल बहुत अच्छा है, और आज पूरा पैनल को देखे इंक्लूडिंग यू, चारों तरफ महिला मातृशक्ति दिखाई दे रही है। ये विमेन्स इशू पे या फिर कभी कभार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ऐसी फ्रेम्स हम देखते थे, पर आप कल्पना कीजिए कि ये दृश्य जो है अगर 365 दिन हमारे जीवन के अंदर होगा, पॉलिसी मेकिंग में होगा, असेंबली में होगा, लोकसभा में होगा, तो कितना खूबसूरत होगा।